इंडिया में सेक्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो हुआ है। सेक्स के बारे में बात, सेक्स वर्ड को ही हुआ बना दिया। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन दे रही हूँ, ले ले। सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे, खाक एजुकेशन दोगे आप? हाँ। जो 16 ईयर से अबव बच्चे हैं उनको प्रॉपरली गाइडेंस दी जाए सेक्स एजुकेशन के बारे में। अगर कोई लेस्बियन है और उसकी फैमिली में पता चल गया कि ये लेस्बियन है, तो वो क्या करेंगे कि उसका करेक्टिव रेप करना, उस बच्ची को जो लेस्बियन है उसको मेल के साथ सुलाया जाएगा, उसका रेप कराया जाएगा ताकि उसको फीलिंग्स आए मेल के लिए। ऐसा हो रहा है? ऐसा होता है। कभी कभी करेक्टिव रेप भाई और पिता भी करते हैं। जैसा हम सब पढ़ते हैं कि 2 जेंडर होते हैं, फीमेल और मेल, लेकिन इनके अलावा भी काफी सारी सेक्सुअलिटीज हैं। सो LGBTQIA+ ऐसी हमारे पूरे वर्ल्ड में 76+ सेक्सुअलिटीज हैं। काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप उनको तांत्रिकों के पास ले जाते हैं क्योंकि हमारा लड़का गे है तो इनको बाबा झाड़ दो, फूक दो तो ये स्ट्रेट मैन बन जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आई ऑल्सो फील कि यार सोसाइटी को थोड़ा एजुकेट तो होना चाहिए इस चीज के बारे में। जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी नहीं है। तो अब जैसे कुछ गे ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन दिखते हैं बट वो गे है। अब आप उनको बोलोगे तो हेटेरोसेक्सुअल दिख रहा है, ये तो स्ट्रेट दिख रहा है, बट ये गे कैसे हो सकता है? तो आप किसी की भी वेशभूषा को देख के पता नहीं लगा सकते उसका सेक्सुअल देखने भर से उसका कोई लेने देना जी नहीं। बट सोसाइटी थोड़ी कंफ्यूज भी है ना, उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे एड्रेस करना चाहिए। फीमेल टर्म से डिसोफोरिक हूँ, कोई मुझे मैम की तरह ट्रीट करेगा तो मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा क्योंकि सोसाइटी हमें सबसे पहले हमारे प्रोनाउंस से ही ट्रॉमेटाइज करती है। हमें जल्दी नहीं है कि आप हमें फटाफट से स्वीकार कर लो। हम ये चाहते हैं कि हमें भी खुद को स्वीकार करने में वक्त लगाए, तो आपको भी वक्त लगेगा। That is so true. हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही मॉडर्न धर्म है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में जितने भी हैं उन्होंने हमें एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में हमें स्वीकृति है। महाभारत में शिखंडी था, वो एक ट्रांस मैन था। अराउंड LGBT कम्युनिटी आप किस तरह के मिसकंसेप्शन देखते हो सोसाइटी में जो बहुत ही प्रिवेल्ड है? तो खुल के बात करना चाहूंगा। मिसकंसेप्शंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों ये जो पॉडकास्ट है ये बाकियों से बहुत अलग होने वाला है। द रीजन इज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विश्वनाथ मैथिल, ये अपनी पुरानी जिंदगी में एक औरत थे। सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी के थ्रू ये मेल बने हैं या यूं कहिए कि बन रहे हैं। एंड ही टॉक्स अबाउट LGBTQIA+ कम्युनिटी। ही इज द फाउंडर ऑफ क्रिस्टल क्यूअर कम्युनिटी। इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हैं जो शायद आपको पहले से ना पता हो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, जो कि मुझे भी बहुत कुछ पता चला। बहुत सारी चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि ऐसा होता है एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि क्या चल रहा है, किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत सारी चीज़ों से आप और मैं अग्री ना करें, लेकिन इट इज़ ओके टू डिसअग्री बट इट्स नॉट ओके टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एपिसोड में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंजॉय द एपिसोड। तो आज हमारे साथ है मिस्टर विश्वनाथ। आज हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे अराउंड LGBTQ कम्युनिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं, आपका भी स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आज बुलाया। पहली चीज़ जो हम जानना चाहते हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड LGBTQIA+. So many. Yeah, so many. So what does it mean कि क्या मतलब होता है ये और कैसे ये टर्म्स निकले? जैसे कि प्रकृति ने, जैसा हम सब पढ़ते हैं कि 2 जेंडर होते हैं, फीमेल और मेल, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारी सेक्सुअलिटीज़ हैं जो हमारे विश्व में है, जो हमारे वर्ल्ड में है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। आज आप देखते हो गे है, लेस्बियंस हैं, लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक है, बट ये नया नहीं है। बहुत ही एंशियंट टाइम से हम ये चीज़, जब से मुझे लगता है दुनिया बनी है तब से ये चीज़ें हैं। LGBTQIA+ ऐसी हमारे पूरे वर्ल्ड में 76+ सेक्सुअलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन सामने कुछ ही आई हैं। तो LGBTQ+ के बारे में अगर मैं बात करूं तो L इज़ लेस्बियन, यानी कि लेस्बियन वो होती हैं जो एक महिला के प्रति आकर्षित होती है और उनसे प्रेम करती है या उनका उनसे संबंध होता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन। जी, सेक्सुअल अट्रैक्शन हुआ या उनका प्रेम संबंध हुआ। उसके बाद आता है गे मतलब कि एक पुरुष का पुरुष के साथ एक रिश्ता, चाहे वो शारीरिक रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। लेस्बियन गे
बाइसेक्सुअल, बी से होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि एक व्यक्ति जो कि महिला और पुरुष में दोनों में ही आकर्षित होता है। तो LGB यहाँ आया। अब आता है ट्रांसजेंडर यानी कि T। सो T मतलब ट्रांसजेंडर यानी कि वो लोग जो कि बचपन में गलत बॉडी में जन्म लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांस मैन। तो ट्रांस मैन वो होते हैं जो बचपन में एक महिला के शरीर में जन्म लेते हैं, लेकिन वो होते अंदर से मर्द हैं और मर्द जैसा फील करते हैं। हम लोगों को ये सोचते समय ऐसा लगेगा ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो कि गलत शरीर में जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस मैन, जैसे मैंने अभी बताया, वैसे ही होते हैं ट्रांस वुमेन्स जो कि एक पुरुष की तरीके से जन्म लेती है, लेकिन उसका जो मन होता है वो स्त्री का होता है। तो उसे हम ट्रांस वुमेन कहते हैं, जो कि ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन। अब जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं तो इनको अपनी बॉडी में ट्रैप्ड फील होता है। जैसे कि अगर वो फीमेल है तो उसे ऐसा लगेगा कि मुझे मेल शरीर में जाना है क्योंकि वो ट्रांस मैन है, और अगर वो मेल है तो उसे ऐसा लगेगा कि फीमेल शरीर में जाना है क्योंकि वो एक ट्रांस वुमेन है। तो जैसे जैसे वक्त निकलता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टिग्मा होता है, तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे ना कैसे हम अपने शरीर को पा जाएं, और उसका एक ही तरीका है, वो है सर्जरी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, जो कि बड़े होके या एक सही समय पर 18 साल के बाद ये सर्जरीज आप करा सकते हैं, और लोग कराते भी हैं। ट्रांस मैन मेल बनते हैं, ट्रांस वुमेन यानी कि फीमेल बनती हैं। सो LGBT। अब आता है Q मतलब क्वेयर मीन्स अ पर्सन जिसको ये नहीं पता कि वो उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो भी एक्सप्लोर कर रहा है, बट वो एक स्ट्रेट पर्सन नहीं है, यानी कि वो हेटेरोसेक्सुअल नहीं है, वो क्वेयर कम्युनिटी में आता है। LGBTQI, I मीन्स इंटरसेक्स मतलब वो व्यक्ति जो कि बचपन से ही जिसके लिंग को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि वो एक मेल है या फीमेल है, जो कि अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है तो वो डॉक्टर बता देगा कि ये बच्चा इंटरसेक्स है। जो कि 100 में से 4% लोग ऐसे पैदा होते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा भी बोलते हैं, हिजड़ा समुदाय, और किन्नर यानी ट्रांसजेंडर। सो LGBTQI। उसके बाद आता है A मीन्स एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोमांटिकली फील होता है, वो किसी के साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो सकते। इसमें काफ़ी सारे ग्रे सेक्सुअल होते हैं, डेमी सेक्सुअल होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारी सेक्सुअलिटीज़ होती हैं। ठीक है। सो LGBTQIA प्लस में सो मैनी, जैसे पैनसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल और काफ़ी सारे होते हैं। तो हम बेसिकली कुछ जो हमारी हाईलाइटेड सेक्सुअलिटी हैं LGBTQIA प्लस, उनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके राइट्स के लिए हम अभी लड़ रहे हैं इंडिया में। एक बहुत बड़ा जो एक इशू आता है वो आता है प्रोनाउंस को लेके जी, कि अगर आप 76 प्रोनाउंस है, 76 जेंडर्स की बात करते हैं, प्राइमरीली हमारी भाषा में 2 जेंडर्स हैं जो प्रीडोमिनेंट है, और उसी के अराउंड हमारी लैंग्वेज भी फॉर्मुलेट हुई है। और खासकर जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारे पास हिंदी में ऐसे कोई प्रोनाउंस नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। तो इस वे में ऐसा कई बार ये चीज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही वेस्टर्नाइज तरीके से इसको पूरा फॉर्मुलेट करने की कोशिश किया गया है LGBTQ? ओके। अब इसमें क्या होता है कि अब आप जैसे वेस्टर्नाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोनाउंस इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे आपने भी अपन लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो हिंदी में टर्म होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते हैं कुछ चीज़ों में, शायद भाषा के हिसाब से होता है। तो ऐसे ही जब हम हिंदी में बात करेंगे, जैसे अगर एक गे अपने आप को हिंदी में बात करेगा तो वो प्रोनाउंस में, जैसे उसका अगर प्रोनाउंस शी है या शी और हर है या दे है, तो वो हिंदी में ऐसे ही बात करेगा कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप को फेमिनाइन वे में यूज कर रहा है। करेक्ट। एक्सप्रेशन उसका फेमिनाइन वे में है। सेम एज टू लेस्बियन। अगर कोई लेस्बियन अपने आप को ही शी दे कर रही है, उसका प्रोनाउंस या तो ही हिम हो रहा है या ही शी दे है, तो वो हिंदी में कैसे बात करेगी? मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ या हम जा रहे हैं, वो ऐसे भी यूज कर सकती है। तो इसमें प्रोनाउंस का ये प्रोनाउंस हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम एक दूसरे की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट से बात कर सकें। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं ट्रांसमैन हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं ट्रांसमैन हूँ और अभी मैंने सर्जरी नहीं कराई है, मैं अपनी फीमेल बॉडी में हूँ, अब आपको मुझसे बात करनी है, तो आप अगर सेंसिटाइज हैं LGBT कम्युनिटी के लिए, तो आप मुझसे आके डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे मैम आप कहाँ जा रही हैं, आप मेरे प्रोनाउंस की वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आप मुझसे बोलेंगे सर आप कहाँ जा रहे हैं, जिससे मुझे हर्ट ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसोफोरिक हूँ उस चीज़ से। मैं फीमेल टर्म से डिसोफोरिक हूँ, कोई मुझे मैम की तरह ट्रीट करेगा तो मेरे को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊँगा, क्योंकि सोसाइटी हमें सबसे पहले हमारे प्रोनाउंस से ही ट्रॉमेटाइज करती है।
बट सोसाइटी थोड़ी कंफ्यूज भी है ना, उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे एड्रेस करना चाहिए। जी, तो उसके लिए देखिए, मैं मानता हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको समझना नहीं चाहते, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो कभी कभी आपको गलती से आपको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें बताया नहीं गया, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो हम उनको समझाएंगे, हम उनको सेंसिटाइज करेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, लेस्बियन ये होता है, ये होता है। तो उसके लिए हमको लॉ में चेंज लाने पड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एजुकेशन में ये चीज़ आएगी, तब धीरे धीरे। अब जैसे इंडिया में सेक्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो हुआ है सेक्स के बारे में बात, सेक्स वर्ड को ही हुआ बना दिया। तो स्कूल्स में हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें, जेंडर क्राइसिस, जेंडर आइडेंटिटीज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात की जाए, जो 16 ईयर्स से अबव बच्चे हैं उनको प्रॉपरली गाइडेंस दी जाए सेक्स एजुकेशन के बारे में, तब जाके हम थोड़ा सा समाज में बदलाव ला सकते हैं कि भाई बच्चे अगर सेक्स एजुकेशन की बात करेंगे तो माँ बाप भी जाहिर से बात करेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे बदलाव आएगा। और काफ़ी, अब जब सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज्ड हुआ उसके बाद कितना बदलाव आया है, कितनी प्रोग्रेस हुई है 2018 से। लॉट ऑफ पीपल हैव कम आउट बिकॉज़ ऑफ तो दिस। धीरे धीरे बदलाव होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा बदलाव एक दिन में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, और हम उनको समय देना चाहते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है कि आप हमें फटाफट से स्वीकार कर लो। हम ये चाहते हैं कि हमें भी खुद को स्वीकार करने में वक्त लगा है, तो आपको भी वक्त लगेगा। That is so true. तो अराउंड LGBT कम्युनिटी आप किस तरह के मिसकंसेप्शन देखते हो सोसाइटी में जो बहुत ही प्रिवेल्ड है? ओके, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो मैं इस पे खुल के बात करना चाहूँगा। जी। मिसकंसेप्शंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। जैसे कि पहला होता है करेक्टिव रेप, जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ। इसमें करेक्टिव रेप में ये होता है कि एक व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेस्बियन है और उसकी फैमिली में पता चल गया कि ये लेस्बियन है, लेकिन उसकी फैमिली तो अवेयर ही नहीं है कि लेस्बियन होता क्या है, उनको तो पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि उसका करेक्टिव रेप करवाएंगे। इसमें क्या होता है कि उस बच्ची को, जो लेस्बियन है, उसको मेल के साथ सुलाया जाएगा, उसका रेप कराया जाएगा, ताकि उसको फीलिंग्स आए मेल के लिए। ऐसा हो रहा है? ऐसा होता है। हमने ग्वालियर में, दिल्ली में काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे लेस्बियंस के साथ ये घटनाएं हुई हैं और इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता क्राइम में। क्यों? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट में लोग हैं या जो पुलिस वगैरह है, जो क्राइम करते हैं, उनको जब पकड़ती है पुलिस, तो जब लोग बोलते हैं, लड़कियां जाती हैं कि मेरा करेक्टिव रेप हुआ है, तो वो कहते हैं कि क्यों हुआ है, तो वो कहती है कि वो मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वहाँ से भी यही जवाब आता है, तो वो तो करना ही चाहिए, फिर तू फालतू की चीज़ें कर रही है तो तेरे को लड़कियों में कैसे इंटरेस्ट है, लड़कों में होना चाहिए, तो प्रकृति के खिलाफ है। तो हर कोई जब ऐसी बातें करेगा तो समाज में क्या बदलाव आएगा? और आपको तो ये जान के मतलब धक्का लगेगा, कभी कभी करेक्टिव रेप भाई और पिता भी करते हैं। ऐसा भी होता है। समाज का एक रूप ये भी है, बट इन बातों को सामने नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि वो लेस्बियन है, उसको लड़कों के साथ फीलिंग नहीं आ रही, इसलिए करवाया जाता है। और कई सारी लेस्बियंस इससे परेशान होकर या तो भाग जाती हैं या फिर आत्महत्या कर लेती हैं। सेक्सुअलिटी को अपनाना और सेक्सुअलिटी को सामने रखना लोगों को हंसी खेल लगता है। लोग मजाक बनाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये लेस्बियन है, ये गे है, ये बच्चा पैदा कैसे करेंगे, ये सेक्स कैसे करते हैं, ये रात में इनके बेडरूम में क्या होता होगा। इंसान को ऐसे सवाल करने के पहले शर्म भी नहीं आती। एक व्यक्ति जो अपनी लैंगिकता से संघर्ष कर रहा है, आप उससे सोचो कि वो किस ट्रॉमेटाइज्ड एक मानसिकता, मतलब ट्रॉमेटिक मानसिकता से गुजर रहा है कि वो सड़क पे चल नहीं सकता, वो सांस नहीं ले सकता, वो माँ बाप से अपने दिल की बात नहीं कह सकता कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, या मैं ट्रांसमैन हूँ, या मैं ट्रांस वुमेन हूँ। यहीं पर गे के साथ भी ऐसे होता है, ट्रांसमैन के साथ भी ये होता है, ट्रांस वुमेन के साथ रेप किया जाता है। ये है समाज का एक ऐसा रूप। दूसरी आती है कन्वर्जन थेरेपी। आपने सुना होगा कि तांत्रिक लोग छू छक्का, जो टोना टोटका करते हैं। ग्वालियर में भी ऐसे काफ़ी सारे तांत्रिक हैं जो गे और लेस्बियंस जो ये दावा करते हैं कि मैं गे को स्ट्रेट मैन बना दूंगा।
अच्छा। हाँ, वो छू चक्का करके, वो जादू टोना करके। काफ़ी सारे गांव में ये थेरेपी की जाती है आज भी। अच्छा। जी हाँ, मैं जब क्रिस्टल कोरी को चला रहा हूँ 2-3 साल से ग्वालियर में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप उनको तांत्रिकों के पास ले जाते हैं, क्योंकि हमारा लड़का गे है तो इनको बाबा झाड़ दो, फूंक दो, तो ये स्ट्रेट मैन बन जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे ही लड़कियों को ले जाते हैं, ऐसे ट्रांसमैन को ले जाते हैं। ट्रांसमैन का तो मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक लड़की थी, उसने ये बताया कि मैं लड़कों की तरह फील करती हूँ, तो वहाँ के लोग उसको बहुत ही फेमस बाबा के पास ले गए, और जो काफ़ी प्रचलित भी हैं आजकल। और वहाँ पे उन बाबा ने उनसे कुछ पैसे वैसे लिए, और उन्होंने बोला मैं इनका यज्ञ कराऊंगा, और इसके ऊपर भूत है, इसलिए ये ऐसी हरकतें करती है, और ये भूत उतर जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे ही एक ट्रांस वुमेन का भी केस है ग्वालियर का ही, जो कि बहुत ही वायरल हुआ था कुछ समय पहले। उसमें भी यही था कि कोई महाराज जी हैं, वहाँ पे वो गया, वहाँ से उनसे 1.5-2 लाख रुपए लिए और काफ़ी सारा यज्ञ वज्ञ कराया, और उनको ये उसके माँ बाप को ये बोला कि मैं इसको सही कर दूंगा, और जादू टोना करके और ये सब करके, एंड योर सन विल बिकम अ स्ट्रेट हेटेरोसेक्सुअल पर्सन। तो आप ये सोचो कि ऐसा कभी हो सकता है? यार अभी रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा जी, और प्रेमानंद महाराज जी ने उसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि अगर किसी को इस चीज़ की वृत्ति है तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वृत्ति उसके बस में भी नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है, तब तो वो उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है। तो आई ऑल्सो फील कि यार सोसाइटी को थोड़ा एजुकेट तो होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हाँ ऐसा भी कुछ है। बिल्कुल। जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं श्रवण कि तुमने सर्जरी क्यों कराई, या जो लोग ट्रांसमैन होते हैं, ट्रांस वुमेन होते हैं, वो सर्जरी क्यों कराते हैं, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। मैं उनको ये पूछता हूँ कि तुम जब पैदा हुए थे तो तुमने कपड़े नहीं पहने थे, प्रकृति ने तुम्हें नंगा पैदा किया था, तो फिर तुमने कपड़े क्यों पहने? वो भी तो प्रकृति के खिलाफ हुआ। तुम जहाँ आज रह रहे हो वो पहले जंगल था, वहाँ पे आज बिल्डिंग्स हैं, तुमने वहाँ के पेड़ काटे तब तुमने बिल्डिंग बनाई, वो भी प्रकृति के खिलाफ है। तुम क्यों रह रहे हो? ऐसा नहीं होता, प्रकृति के खिलाफ हम हैं ही नहीं। हमारी वृत्ति और प्रकृति एक है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो आपने कहा, उन्होंने ये कहा कि जिसकी वृत्ति जो है वो तो वैसे ही जिएगा। आज मेरी वृत्ति पुरुष की है तो मैं पुरुष की भांति ही तो जीऊँगा। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपने से धोखा नहीं कर सकता। आज अगर मैं एज अ फीमेल जीता और मैं किसी मेल से शादी करता, तो क्या मैं उस मेल को धोखा नहीं देता? मैं उस मेल को भी धोखा देता, खुद को भी धोखा देता, अपनी लाइफ खराब करता, उसकी लाइफ खराब करता, और शायद मैं खुद सुसाइड कर लेता और मेरी जगह कोई और भी होता वो भी सुसाइड कर लेता, क्योंकि वो जी नहीं पाता। ट्रॉमा इतना बढ़ जाता है। आई थिंक इट मेक्स सेंस बिकॉज एज अ स्ट्रेट मैन अगर आप भी फोर्स किए जाते हो टू interact with somebody who is from the same sex, your life becomes difficult. अगर आपको लगता है कि एक गे व्यक्ति गलत है, और अगर वो सेम सेक्स में मैरिज करना चाहता है या सेम सेक्स में प्यार कर रहा है, तो मैं एक हेटेरोसेक्सुअल बंदे को किसी गे के साथ बिठाल देता हूँ ना। करो प्यार, कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिर वो स्ट्रेट वुमेन से कैसे प्यार कर सकता है? अपने ऊपर भी तो लागू करके देखिए ये बात। नहीं हो सकता। लोगों को इस चीज को इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से डील करके इसको सोचना पड़ेगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ये केसेस आते हैं सामने, लेस्बियन के, गे के, इनको हम नॉर्मलाइज करें, इनको हम टैबू ना बनाएं। आज हमारे देश में हर किसी के विकास की बात होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। सेक्सुअलिटी के क्षेत्र में, जेंडर आइडेंटिटी या एलजीबीटी कम्युनिटी के क्षेत्र में विकास की बात कोई क्यों नहीं करना चाहता? उसको इतना मजाक के तौर पे क्यों लिया जाता है? क्या वो इंसान नहीं है? या वो सांस नहीं लेते? या वो खाना नहीं खाते? या उनके इमोशंस नहीं है? लेकिन सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे कितना मजाक बनाया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी का। अगर मैं कल्याण की बात करूंगा तो मैं मनुष्य के कल्याण की बात करूंगा, तो मनुष्य के लिए मैं सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल को थोड़ी ना देखूंगा। मैं तो गे भी देखूंगा, लेस्बियन भी देखूंगा, ट्रांसजेंडर भी देखूंगा, इंटरसेक्स भी देखूंगा, एसेक्सुअल भी देखूंगा। तो हम सबको लेके क्यों नहीं चलते? हम सबकी बात क्यों नहीं करते? स्वीकृति हम सबको क्यों नहीं देते?
जहाँ हम सबको दिल से अपनाएंगे वहाँ हम मनुष्य होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण सबको साबित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आती है वो आती है कि जेंडर डिस्फोरिया। व्हाट डज इट मीन? जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? ओके, सो जेंडर डिस्फोरिया एक मेडिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ और अगर वो फीमेल पैदा हुआ है, उसकी बॉडी फीमेल है, उसकी जो लिंग है वो एक जो योनि है उसकी फीमेल है, लेकिन उसको फील कैसा हो रहा है? उसको फील हो रहा है पुरुष के जैसा। मतलब वो बड़ा हो रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पुरुष हूँ, मेरी दाढ़ी मूंछें आएंगे और मैं एक पुरुष की तरह व्यवहार करूँगा। अगर जैसे हमारी सोसाइटी में गेम्स को डिवाइड कर देते हैं कि लड़कियाँ बारबी से खेलेंगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, तो ऐसे उसे लगता है कि मैं बंदा हूँ, लेकिन वो बॉडी से फीमेल ही होता है। तो उसको ये समस्या हमेशा रहेगी कि मैं पुरुष हूँ, मैं आदमियों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं लड़कों की तरह दिखना चाहता हूँ, मैस्कुलिन रहना चाहता हूँ, पावरफुल होना चाहता हूँ। वो फीमेल बॉडी में होने के बावजूद भी ऐसा फील करता है। तो ऐसी समस्या को हम जेंडर डिसोफोरिया कहते हैं। वाइसा वर्सा ये ट्रांस वुमेन के साथ होती है कि अगर कोई लड़का मेल है और वो मेल की बॉडी में पैदा हुआ है, लेकिन वो फील जो कर रहा है वो फीमेल की तरह करता है। एक जो चीज़ है जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए, एक है जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा है जेंडर एक्सप्रेशन और फिर है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में? ओके, सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आपकी झुकाव तय करता है कि आपको किधर झुकाव है। जैसे कि अगर कोई लड़का है और मैं उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पूछूं कि भाई वो क्या फील करता है, तो अगर वो गे होगा तो वो ये बोलेगा कि मुझे पुरुष में झुकाव है, यानी कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है कि वो एक गे है। अगर मैं लेस्बियन से पूछूं कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, तो वो ये बोलेगी कि मैं सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि महिला के प्रति आकर्षित है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो ये होता है जिसमें काफ़ी सारी सेक्सुअलिटीज़ होती हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर एंड सो मेनी। देन आता है जेंडर आइडेंटिटी। सो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है कि आपने जिस उसमें जन्म लिया है, जैसे कि अगर मैंने फीमेल में जन्म लिया था और मैं आज मेल हूँ, तो मैं कैसे हूँ? क्योंकि मेरी जेंडर आइडेंटिटी जो है उसके लिए मैं लड़ा क्या कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी मेल है। ओके, मेरा जो मतलब दिस इज व्हाट यू फील। यस, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई मेल करता हूँ। ओके, लेकिन मैं एक फीमेल की तरह जन्म लिया था और अब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने सर्जरी कराई है, तो अब मेरी जेंडर आइडेंटिटी के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने जो मनचाहा शरीर है उसमें हूँ। ओके, दिस इज व्हाट जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर एक्सप्रेशन भी हम इसी से लेते हैं कि एक व्यक्ति कैसा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर कोई व्यक्ति फीमेल है और अगर अपने आप को मेल की तरह एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज कि वो एक ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन है, कि वो अपने आप को मेल मान रहा है, अपने आप को मेल एक्सप्रेस कर रहा है। तो जेंडर एक्सप्रेशन मतलब भी यही होता है कि एक व्यक्ति जिस जेंडर में है वैसा या तो वैसा एक्सप्रेस करेगा या उसे वाइसा वर्सा एक्सप्रेस करेगा। तो वो हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि एक ट्रांस वुमेन है वो मेल के शरीर में होकर फीमेल की तरह एक्सप्रेस करेगी और ट्रांस मैन है वो फीमेल के शरीर में होकर मेल की तरह एक्सप्रेस करेगा। जहां हमें क्रॉस ड्रेसिंग देखने मिलता है। जी, तो क्रॉस ड्रेसिंग में क्या होता है कि इफ अ पर्सन इज अ गे बट वो फेमिनाइन गे है, तो वो लड़की की तरह अपने आप को ड्रेसअप करेगा, उसको हम क्रॉस ड्रेसिंग बोलते हैं। और वैसे ही लड़कियों में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लड़की लड़कों की तरह ड्रेस कर रही है तो वो क्रॉस ड्रेसिंग कर रही है, यानी कि कुछ गे और कुछ लेस्बियन क्रॉस ड्रेसर भी होते हैं, और जिनको हम जैसे अगर गे में देखा जाए तो हम उन्हें फेमिनाइन गे भी बोलते हैं, जो लड़कियों की तरह रहना पसंद करते हैं। अब इसमें आप लोगों का ये सवाल होगा जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं कि कुछ गे ऐसे होते हैं जो पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है या ऐसा विषय है कि आप किसी को भी देख के पता नहीं लगा सकते कि वो गे है या लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है। ये उसके एक्सप्रेशन की बात है, ये उसके झुकाव की बात है, ये उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है। तो ऐसे ही गे है, लेस्बियन है, ये दोनों ही अपने सेम सेक्स में जेंडर एक्सप्रेस करते हैं कि भाई मैं अपने सेम सेक्स में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे ही ट्रांसजेंडर में जैसे ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन है उनका होता है, ऐसे ही एसेक्सुअल है। मतलब हर कोई अपनी आइडेंटिटी को लेकर आश्वस्त करता है कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एसेक्सुअल हूँ। और ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं। कई बार जैसे आपने एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गे और लेस्बियंस हैं, बट आप उनमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं देखते हैं, आप किसी और तरह की कोई बदलाव नहीं देखते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग महसूस नहीं होते हैं कि ये इनका कुछ ओरिएंटेशन अलग है। जी, तो अब जैसे कुछ गे ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन दिखते हैं बट वो गे हैं,
अब आप उनको बोलोगे तो हेटेरोसेक्सुअल दिख रहा है, ये तो स्ट्रेट दिख रहा है, बट ये गे कैसे हो सकता है? तो आप किसी की भी वेशभूषा को देख के पता नहीं लगा सकते उसका सेक्सुअल देखने भर से उसका कोई लेने देना जी है नहीं। हाँ, अगर हम जानना चाहते हैं कि वो गे है या लेस्बियन है या वो ट्रांसजेंडर है, तो हम उसके प्रोनाउंस से उसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर प्रोनाउंस। तो हमारे काफ़ी सारे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि 76 सेक्सुअलिटीज़ हैं, तो उतने तो होंगे ही प्रोनाउंस। काफ़ी सारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि एक ट्रांसमैन है वो ही हिम हिज यूज़ करता है, एक ट्रांस वुमेन है वो शी हर दे यूज़ करती है, ऐसे ही जो गे है वो शी हर दे यूज़ करते हैं, ऐसी जो लेस्बियन है वो ही शी दे यूज़ करते हैं। जो नॉन बाइनरीज हैं उनके अलग होते हैं। व्हाट इज नॉन बाइनरी? जो अपने आप को एक ढांचे में नहीं मानते हैं, जैसे कि एक फीमेल होता है एक मेल होता है, वो बाइनरी कहा जाता है। और नॉन बाइनरी में वो लोग आते हैं जैसे कि लेस्बियन है, ट्रांस लेस्बियन है, ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, जेंडर फ्लूइड है, ये सब हमारे नॉन बाइनरी पीपल हैं जिनके प्रोनाउंस भी अलग होते हैं। ओके। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली में, आप कामकाज ढूंढने जाते हो तब, हर जगह, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर आपकी? बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हर साल 30 से 40% ट्रांस लोग सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज वो सर्जरी नहीं करा पाते, जस्ट बिकॉज उनको घर से भगा दिया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें अपनाते नहीं हैं क्योंकि वो ट्रांस हैं। 30 से 40%? जिसमें गे भी हैं, लेस्बियंस भी हैं। हमारे NGOs होते हैं जहाँ पे हमें शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे फाउंडेशन है, ट्विट फाउंडेशन है दिल्ली में, हमसफ़र ट्रस्ट हैं, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं जहां हम लोगों को दिल से अपनाया जाता है, जहां हम लोग को शेल्टर दिया जाता है। जिनके माँ बाप उनको घर से भगा देते हैं या जिनके रिश्तेदार उनको भगा देते हैं या उनको डिसोन कर देते हैं, आखिर वो जाएंगे कहाँ? तो इन लोगों ने उनके लिए आसरा बनाया है कि वहाँ आके वो रहें, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें, उनको रोज़गार मिलता है क्योंकि इन लोगों के लिए रोज़गार भी कठिन है। अब रही बात मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए क्योंकि यहाँ आए दिन हर पल आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलना ही मिलना है। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है प्रोनाउंस से। अगर मेरी आज सर्जरी नहीं हुई है तो मेरे को तो लोग फीमेल की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, जो कि सबसे बड़ा डिसोफोरिया है। मैं सहन ही नहीं कर सकता कोई मुझे ये बोले मैडम कहाँ जा रही हो। कोई ट्रांस वुमेन सहन ही नहीं कर सकती उससे कोई बोले सर आप कहाँ जा रहे हो। प्रोनाउंस से ही हमारा वहीं से स्टिग्मा शुरू हो जाता है। उनको वो बताना, फिर मेंटल हेल्थ पे काम करना कि वो कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोगों का, जितने काफ़ी सारी ट्रांस वुमेन को तो सेक्स वर्कर बनना पड़ता है क्योंकि उनको शेल्टर होम नहीं मिलते या उनको नौकरी नहीं है, घर से भगा दिया जाता है, तो वो सेक्स वर्किंग का काम करती हैं। उनको ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ता है। काफ़ी सारे गे लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं, क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस ही नहीं है कहीं, हमको रिस्पेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई जो जैसा है माँ बाप। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बताऊं, घर में जहाँ बच्चे को अपनाना शुरू कर दिया माँ बाप ने, वहाँ कोई भी बच्चा मरेगा नहीं, किसी बच्चे को किसी द्वार पे भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आज आपके बच्चे, ये आपने उसको जन्म दिया है, वो आपका बच्चा है, आप उसको घर से निकाल रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो गे है या लेस्बियन, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो ट्रांस है, उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसको अपना, उसको स्वीकृति दो, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण बनो ऐसे माँ बाप का कि आपसे दुनिया सीखे कि ये देखो उन्होंने अपने बच्चे को अपनाया है। ये समझने वाली बात है। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आई थिंक सोसाइटी के लेवल पे जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस ही है। इग्नोरेंस के साथ साथ वो अवेयर होना भी नहीं चाहते और कई बार इससे डरते भी हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल माँ बाप से अगर आप ये कहें कि बोला अगर आपके घर में आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो या ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो तो आपको कैसा महसूस होगा, तो लॉट ऑफ टाइम दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। तो जाहिर बात है कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ जो ज़्यादा बड़ा इशू है वो ये भी है कि हम इसको कैसे एजुकेट कर सकते हैं लोगों। जी, तो जब मैं कमिंग आउट हो रहा था तो मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता था व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ LGBT एंड ऑल। तो मैंने इससे सबसे पहले मुझे क्या लगा कि डायरेक्टली अगर मैं उनको बताऊंगा तो शायद ये मुझे नहीं समझ पाएंगे और शायद मुझे भी डर था कि मेरे को भी डिसोन ना कर दें, मतलब घर से ना निकाला जाए। तो मैंने सबसे पहले उनको एजुकेशन दी, उनको शॉर्ट फिल्म्स दिखाई, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई। उनको क्या लगता था कि मैं दुनिया में अकेला हूँ ऐसा, जबकि मेरे जैसे लाखों लोग हैं।
फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई, कुछ बुक्स पढ़ाई, मैंने अपने मॉम डैड को काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि देखो पापा मम्मी ऐसा होता है। फिर आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस था, तो मैंने उनको स्पिरिचुअलिटी के तरीके से समझाया। रिलीजियसली मैंने उनको एंशियंट हिंदुइज़्म के एग्जाम्पल दिए कि हमारे एंशियंट कल्चर में कैसे इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिली है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही मॉडर्न धर्म है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और यहूदियों में, मतलब जो पहले हमारे जितने भी हैं उन्होंने हमें एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में हमें स्वीकृति है कि मतलब ये मुझे लगता है हम गर्व करते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, और चाहे गे हो, लेस्बियन हो, चाहे कोई भी सेक्सुअलिटी हो, हमें दिल से अपनाया गया है। क्या वहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या इसी तरीके से वहाँ भी डिस्क्राइब किया है सनातन धर्म में? हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने अपने डैड को रिलीजियसली बहुत समझाया था, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक तरीके के हैं, तो मैंने उनको महाभारत के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, रामायण के दिए थे, और जैसे कि शिखंडी, महाभारत में शिखंडी था, वो एक ट्रांस मैन था, तो वो एक लड़की के तौर पे जन्म लिया था उसने, बट वो एक मेल की तरह फील करता था। जब वो पैदा हुआ तो आकाशवाणी हुई थी, उनके पिताजी को ये कहा गया कि तुम इसको एक लड़के की तरह पालोगे। तो वो लड़के की तरह उन्होंने पाला, बिल्कुल मैस्कुलिन बिहेव करता था वो, और जब बड़ा हुआ तो आपने सुना होगा भीष्म पितामह की मौत का कारण भी वही बना था, आपने ये तो सुना ही होगा। तो जब वो युद्ध के मैदान में आ रहा था, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत बात बता रहा हूँ मैं यहाँ, तो भीष्म पितामह ने ये कहा कि ये महिला क्या कर रही है युद्ध के मैदान में, यहाँ अलाउड नहीं है। तो कृष्ण ने बोला महिला नहीं है, वो पुरुष है, शरीर का मूल नहीं है, आत्मा से वो पुरुष है। ओके। तो वहाँ शिखंडी को जब कृष्ण ने स्वीकृति दी, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा। उसके बाद शिखंडी की शादी एक लड़की से ही हुई, और जब उसकी फर्स्ट नाइट थी तो उसकी जो वाइफ थी उसको पता चला कि ये एक फीमेल ही है, तो उसको बेइज्जत करके भगा दिया। देन वो फिर उसके पास गया, यक्ष के पास, यक्ष ने उसको वरदान दिया और उसको पुरुष बना दिया, जिसको आज हम सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी कहते हैं मॉडर्न वे में। पहले उसको शक्तियों की तरह बना दिया, ठीक है। अब वो जो भी उस समय की प्रक्रिया रही होगी, तो आप देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। स्वीकृति खुद भगवान कृष्ण दे रहे हैं, खुद ईश्वर दे रहा है, तो मनुष्य क्यों नहीं दे सकता। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अराउंड कि ये सर्जरीज एक तो इरिवर्सिबल है, यू कैन नॉट गो बैक टू हु यू वर, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ है, in lot of ways it affects your body in so many different ways, and sometimes a lot of it is like it's very difficult for your body. बावजूद इसके अगर कोई इंसान कर रहा है ये जान करके इसके बहुत बड़े रिस्क हैं, फिर भी हो रहा है, फिर भी चीज़ें की जा रही हैं, इसको आप कैसे देखते हो? ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी कि मुझे जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जिस जेंडर में, मुझे वो जेंडर अपना रिक्लेम करना है एक तरीके से, या क्लेम करना है। हाँ, मैं इसको ऐसे लूँगा कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज हैविंग कैंसर, अगर किसको कैंसर है और उसको जीना है, और डॉक्टर ने उसको बोला तुम्हें कीमो कराना पड़ेगा, बट कीमो का काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन आपको जीना है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप जाओगे कीमो के लिए, दर्द तो है, रिस्क है, लेकिन कीमो के बाद अगर आपका विल पावर स्ट्रांग होगा तो आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि आपको जीना है, आपको वो ब्लेस्ड बॉडी चाहिए जिसकी आप तमन्ना रखते हो। सेम एज हमारे साथ भी होता है ट्रांस के साथ, कि भाई उसको जीना है, उसे मालूम है रिस्क है, तो वो जो नो पेन और नो गेन वाली बात है ना, वो यहाँ पे लागू होती है। दर्द तो बहुत होता है, लेकिन उस गेन का जो मज़ा है ना, वो मैं खुद को पाके जीऊँगा, कि मैं जो अंदर से हूँ आज मैं वो बाहर से भी हूँ। मुझे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही, मुझे खुद शीशे में जब मैं खुद को देख रहा हूँ ना, तो मैं पुरुष अंदर से हूँ ना, तो मैं बाहर से भी दिख रहा हूँ खुद को पुरुष। मैं खुद में डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा, मैं खुद में, मेरे अंदर लड़ाई नहीं है। रिस्क हर दवाई की है, हर दवाई का साइड इफेक्ट है, लेकिन जब उस चीज़ को ठीक करना है तो हमें वो लेना ही पड़ेगा, हमें उस पर विश्वास जताना ही पड़ेगा। तो यही बात है। हाँ, होती हैं रीअसाइनमेंट सर्जरीज जो होती हैं, या टॉप सर्जरीज होती हैं, बॉटम सर्जरीज होती हैं, HRTs होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक
कम लेवल पे होता है, क्योंकि जितने अच्छे डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, जितना अच्छा आप उस पर खर्च करते हो, क्योंकि देखिए जितना अच्छा डॉक्टर होगा आपको उतने ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आप अच्छे डॉक्टर्स पे जाइए, अच्छे इंश्योरेंस का इस्तेमाल करिए। अभी तो काफ़ी जिनको पास पैसे नहीं है सर्जरीज़ के लिए, अभी तो काफ़ी सारे NGOs हैं जो हेल्प करते हैं सर्जरीज़ के लिए। ट्वीट फाउंडेशन है, वो कितना हेल्प करता है। ये जितने सारे लोग हैं जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो ट्रांस हैं और वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो सर्जरी कहाँ से कराएं, HRT कहाँ से जाएँ, आप ट्वीट फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फाउंडेशन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा तो दिक्कत आती है, लेकिन वो हमें पाना है तो वो करना है, ये बात है। हम घुट के नहीं जी सकते, हम सोसाइटल टेंडेंसीज में नहीं जी सकते। जैसे आपने भी असाइनमेंट थेरेपी लिया है, एंड व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस कि आपका कैसा अनुभव रहा और कितना लगभग खर्चा आ जाता है, और कौन कौन से वेन्यूज़ है जहाँ पे लोगों को जाके बात कर सकते हैं? ओके, सो इसकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है कि आपको सबसे पहले GID कराना पड़ता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट आपको GID लेटर देता है, जिसमें वो ये GID इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर टेस्ट, ओके, जिसमें आपको वो ये बताएगा, ये कंफर्म करेगा कि आप जो कह रहे हो ये सच है कि नहीं, कि आप ऐसा तो नहीं कि आप शौकिया तौर पे मर्द बनना चाहते हैं या औरत बनना चाहते हैं। आपको एग्जामाइन करेगा, आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा कि भाई ये बंदा जो कह रहा है, इसके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं कितने हद तक सच हैं। तो वो आपको GID लेटर देगा। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस पे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपको हार्मोन थेरेपिस्ट पे जाना पड़ेगा, जो आपको HRT देगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको, अगर आप मेल हैं और आपको ट्रांस वुमेन बनना है तो आपको फीमेल हार्मोन दिए जाएंगे, और अगर आप फीमेल हैं और आपको ट्रांस मैन यानी कि मेल बनना है तो आपको मेल हार्मोन दिए जाएंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो वो आपको इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी चेकअप के हिसाब से आपको जितना डोज देना है वो डिसाइड डॉक्टर करता है। देन आता है आपकी सर्जरीज। अब क्या होता है, जब आपकी HRT आपको दी जाती है तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, दैट इज मैस्कुलिन चेंजेस। आपकी जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। यस, बियर्ड आना शुरू हो जाएगी, आपकी वॉइस मैस्कुलिन हो जाएगी, मूछें आने लगेंगी, आपकी बॉडी में हेयर्स आने लगेंगे, मैस्कुलिन कट आने लगेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हार्मोनल। आपकी टेंडेंसी बदलने लगेगी। आप जो थोड़े से फीमेल में जब होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी में मेल हार्मोन जाता है तो आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा एक मेल मेंटालिटी बनती है। थोड़ा आपकी बाजुओं में ताकत आने लगती है, एक अलग मैस्कुलिन कट आता है। सेम एज टू ट्रांस वुमेन के साथ होता है। उनको मेल होते हैं लेकिन उनको फीमेल बनना है तो उनको प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन पिल्स दी जाती हैं, हार्मोन की, एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन, और उससे उनकी बॉडी में फीमेल चेंजेस आते हैं। अब ट्रांस मैन की सर्जरीज होती हैं टॉप एंड बॉटम, ऐसे ही ट्रांस वुमेन की होती है टॉप एंड बॉटम। सो ट्रांस मैन में क्या होता है कि टॉप में आपके ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं और बॉटम में आपका जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, ओवरीज एंड ऑल, वो निकाल देते हैं, और जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसकी भी सर्जरीज होती हैं, ठीक है। उसकी 2-3 तरीके की सर्जरीज होती हैं। ऐसे ही सेम ट्रांस वुमेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है और उनका भी टेस्टिकल रिमूव करके, और उनका भी वेजाइनोप्लास्टी होता है। तो इस तरीके से दोनों की प्रक्रिया होती है। तो अगर मैं पूरा एक आपको कॉस्टिंग बताऊं तो ट्रांस मैन का लगभग टॉप एंड बॉटम एंड ऑल सर्जरीज इट विल कॉस्ट अराउंड 25 to 26 lakhs एंड 25 to 26 अगर वो बॉटम कराते हैं तो। लेकिन अगर वो बॉटम नहीं कराते हैं सिर्फ, तो 5 to 6 lakhs और कभी कभी तो 2-3 lakhs में भी काम हो जाता है। अब रही बात, क्योंकि मैं ये कॉस्टिंग आपको 26-27 लाख तब बता रहा हूँ जब आपको आउट ऑफ इंडिया सर्जरीज करानी हो। बट इंडिया में आप अच्छे, जैसे कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ पे टॉप सर्जरी 1.5 से 2 लाख में हो जाती है, है ना, ट्रांसमेंस की। और जो बॉटम है आई थिंक वो 9 to 10 lakhs में हो जाती है। ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ आपको। ट्रांस वुमेन का भी कुछ कॉस्टिंग इतना ही लगभग होगा, जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांस मैन हूँ, तो मुझे मेरा आइडिया है। तो क्या सर्जरीज की रिक्वायरमेंट सबको ही होती है, मतलब लाइक एवरीबडी विल हैव टू गो थ्रू सर्जरी, ऐसा है? ओनली फॉर ट्रांस पर्सन्स। ओके, गे, लेस्बियन, ये इनको नहीं होती। ओनली फॉर ट्रांस पर्सन जो जेंडर डिसोफोरिक है। करेक्ट। जेंडर डिसोफोरिया जिसको होगा उसको अपनी सर्जरी करानी ही पड़ेगी। वो अपनी बॉडी में ट्रैप्ड फील हमेशा करेगा।
जो उसको बचपन से दी गई है, जिसमें काफ़ी सारे डिसोफोरिया होते हैं, जिसमें आपको टॉप डिसोफोरिया होगा, जेनिटल डिसोफोरिया होगा। जैसे कि अगर मैं खुल के बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि अपीयरेंस डिसोफोरिया होगा। जैसे अगर उसको ब्रेस्ट है तो उसको ये लगेगा कि मेरे ब्रेस्ट नहीं दिखने चाहिए क्योंकि मैं एक मेल फील करता हूं, तो ये डिसोफोरिया होगा, तो वो टॉप सर्जरी कराता है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ में उसको अगर वो फिजिकल होता है तो उसको जेनिटल नहीं है तो उसको जेनिटल डिसोफोरिया होगा कि यार मेरे पास जेनिटल नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रांसमैन है। सो दीज टाइप ऑफ डिसोफोरिया जो उसको बहुत डिस्टर्बेंस देते हैं लाइफ में। I've read about vaginoplasty and phalloplasty. These are the two surgeries जो कि प्लास्टिक सर्जन द्वारा होती हैं ये सब। So phalloplasty is for trans men and vaginoplasty for trans women. Yes, okay. और इस पूरे प्रोसेस में लगभग कितना समय लग जाता है? Okay, so देखिए HRT में तो ये होता है, जैसे आपने एक बार HRT is हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपने एक बार चालू कर दी तो वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी। Okay, because your body is not able to produce naturally. Yes. अब टॉप सर्जरी जो होती है वो आपकी 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है। आपको जब एडमिट करते हैं दूसरे दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको 1 मंथ का पूरा रेस्ट लेना होता है। Okay. सेम बॉटम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। Okay. 2 से 2.5 महीने आपको आराम करना पड़ता है और आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जब आपकी सर्जरी होती है बॉटम। सेम ट्रांस वुमेन के साथ भी यही है। ट्रांस वुमेन इम्प्लांट कराती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए साइड इफ़ेक्ट तो देखिए हर चीज़ के हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी की रिकवरी और हीलिंग पावर के ऊपर है। Okay. आपकी बॉडी कितना अच्छा हील कर रही है तो साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। थोड़ा देर से कर रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी है, सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा सा तो साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, बट बहुत ही वर्स्ट केस नहीं होते। वो आप आराम करोगे, आप आराम से ठीक हो जाओगे, उसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। Okay. अच्छा, जब हम LGBTQ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो जितने कम्युनिटी लीडर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं यूथ को, जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एज एन LGBTQ कम्युनिटी? जैसे पेरेंट्स हैं, मैं सारे पेरेंट्स को सबसे पहले ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सही उम्र पे सेक्स एजुकेशन दें। Okay. क्योंकि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज जब हम दूसरे के बच्चों को देख के हंसते हैं कि देखो वो गे है, लेस्बियन है, और उनको स्वीकृति नहीं देते, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। तो उनको सेक्स एजुकेशन की शिक्षा दें, उनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताएं, उनसे उनके मन को जाने कि उनके झुकाव कहाँ है, वो कैसा फील करते हैं, बच्चे का ड्रेसिंग सेंस क्या है, बच्चा कैसे रह रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये हमारे माँ बाप को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। अब रही बात सोसाइटी में जो लीडर्स हैं या सोसाइटी में जो बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, जो ये सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है और लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन बात होनी चाहिए। बच्चे अपने आप में हीन भावना के शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि उनको ये कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि वो गे हैं तो वो पाप है उनके ऊपर। उनको शुरुआत से ये बताया जाता है ये तो गलत बात है बेटा, तुम अगर आदमी हो के आदमी को पसंद कर रहे हो तो तुम्हें बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जबकि ये मानसिक बीमारी है ही नहीं, ये एक नेचुरल बात है। बस हमारे झुकाव भी तो अलग हैं थोड़े। वो आप सेम सेक्स में बात कर, वो सेम सेक्स में पसंद कर रहे हैं, आप अपोजिट सेक्स में कर रहे हो। बहुत ही कहने को तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है, जबकि छोटी सी बात है। एक चीज़ और लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ही मॉडर्न फिनोमेना है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस पे बात करूंगा कि मॉडर्न तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये मॉडर्न होता तो शिखंडी का एग्जांपल मैं आपको नहीं देता। ठीक है, अब मैं आपको एक क्रॉस ड्रेसिंग का एग्जांपल देता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं शायद वो चेक भी कर लेंगे। आपने कहानी सुनी होगी कि वृंदावन में एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव एक वो मंदिर है जिसमें शिवजी ने क्रॉस ड्रेसिंग करी है। शरद पूर्णिमा वाले दिन राधा और कृष्ण का रास हो रहा था, तो कैलाश से जब वो देख रहे थे शिवजी, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे भी यहाँ नृत्य करने जाना है। तो उन्होंने पार्वती जी से ये कहा कि मुझे जाना है बट यहाँ मेल्स आर नॉट अलाउड, मैं कैसे जाऊँगा, तो तुम एक काम करो, मुझे अपनी तरह सजा दो, एक औरत की तरह, और मैं फिर जाऊँगा। और फिर जब उन्हें पार्वती जी ने सजाया बिल्कुल एक वुमेन की तरह, बिल्कुल एक ब्राइड की तरह, फिर उसके बाद वो वहाँ शंकर भगवान कृष्ण जी के साथ नृत्य करने गए और उन्होंने रास किया।
अब जब यहीं पर सड़क पर कोई लड़का क्रॉस ड्रेसिंग करके निकलता है तो आप हंसते क्यों हैं? आप शिव जी पर हंसिए, आप उनके ऊपर इसलिए नहीं हंसेंगे क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। लेकिन हमें भगवान ही तो ये आदर्श देते हैं ना कि हम जो भगवान कर रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। तो आप सीखिए उनसे कि अगर कोई औरत क्रॉस ड्रेसिंग कर रही है या कोई आदमी क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा है तो वो हंसी का पात्र नहीं है, वो उसकी एक निजी सोच है, वो उसकी निजी मर्जी है कि वो जो कर रहा है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अपने मन की बात कर रहा है। तो मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ गोपेश्वर महादेव का, क्रॉस ड्रेसिंग का। तो आज सोशल मीडिया पे क्यों आप लोग मजाक बनाते हैं किसी लड़के का अगर वो साड़ी पहन लेता है या मांग भर लेता है या वो एक औरत की तरह श्रृंगार कर लेता है, आप क्यों हंसते हैं? इसमें बात एक जो आती है वो बहुत बड़ा जो क्रिटिसिज्म है जिन लोगों से, जो लोग नहीं समझते LGBTQ कम्युनिटी की, वो ये है कि भाई ये पहले भी अगर ये इतना एंशिएंट और बाकी ये चीज़ें, तो हमने पहले ऐसे लोग क्यों नहीं देखे, इतने ज़्यादा क्रॉस ड्रेसिंग वाले लोग नहीं देखे जितने ज़्यादा हमें आज देखने मिलते हैं। दूसरी एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा होती है, वो ये है कि इफ़ समबडी हैज़ कम आउट, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पर्सनल स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ इट, और वो एम्पैथाइज करते हैं अपन उसको कि हाँ यार बिल्कुल, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब मैं आपको देखता हूँ, आपकी अपनी जर्नी रही है और चीज़ें, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी ये इस तरीके से बाहर निकल पाना है कि भाई हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो, दे आर, मतलब उनकी ज़िंदगी का जो मोर ऑफ अ डिस्कशन इज़ अराउंड दिस ओनली। तब कई बार समाज अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग कर लेता है कि यार ये प्योरली एक ही चीज़ पे बातचीत ज़्यादा हो रही है ना, बाकी मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, जो सही मायने में मुद्दे हैं जहाँ पे बात हम एजुकेशन की कर रहे हैं कि यार अगर ये किसी की प्रवृत्ति है तो हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके आप कैसा देखते हो कि अभी सडन कहीं ना कहीं, जब मैं ये फिनोमेना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी हुआ है, ये पहले नहीं था। मतलब पहले, या तो ये कह लीजिए जिस तरह से कहानियाँ भी जो चीज़ें हैं उनको गढ़ने के पीछे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज है कि उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगा कि आजकल जब हम कहानियाँ सुनते हैं, चाहे वो कोई भी कहानी हो, वो एक पितृसत्तात्मक सोच पे होती है। हमारा देश पुरुष प्रधान है, ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर पुरुष और नारी में पुरुष को ज़्यादा महान बताया गया है, अगर यहाँ पे पुरुष की ही बात करी जाएगी, नारी की ही बात करी जाएगी, तो फिर प्रधानता कहाँ चली जाएगी? प्रधानता तो गुम हो जाएगी ना। आपको क्या लगता है कि नहीं, ये बात मुझे दोबारा समझाइए कैसे? जैसे कि पितृसत्तात्मक सोच है यहाँ कि एक पुरुष की नारी से शादी हो गई, ठीक है, तो उसने नारी को कम आंका, वो बड़ा है, अच्छा, पुरुष महान हो गया। ऐसे ही अगर वो ये बातों को भी सामने लाते कि दो महिला भी शादी की हुई हैं, दो पुरुष भी शादी की हुए हैं हमारे एंशियंट टाइम में, तो फिर उन दोनों लोगों में कौन महान माना जाएगा? इसलिए शायद हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा प्राइमरी तौर पर रखा जाता है कि जिसमें पुरुष को प्रधानता दी जाए। और क्या शायद ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे बोलते हैं मैरिज का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो प्रोक्रिएशन है जी, आप अपनी वंश को आगे बढ़ाते हो। एग्जैक्टली। तो जो पुरुष और स्त्री का ये जो एक वो है कि शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल करिए। उसमें फिर जेंडर इक्वालिटी पे बात करें हम कि उनमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। आप पुरुष प्रधानता को ना लाएं फिर बीच में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने क्या बोला कि इक्वालिटी तो है ही नहीं, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। करेक्ट, आपकी बात पे मैं सहमत हूँ। तो फिर पुरुष प्रधानता को क्यों लाया जाता है बीच में? हमेशा हमें ऐसी कहानियां को सुनाई गई हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी ऐतिहासिक से रिलेटेड हो, जिसमें पुरुष को हमेशा महान बताया गया है शुरू से ही। ऐसा क्यों? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें, मतलब मैं ये इस बात को बहुत डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब ये जो आज जो सोसाइटी बने हैं इसके पीछे बहुत सारा जो टाइम था, चाहे वो आप समझो कि जब हम गुफाओं में रहते थे तब से लेके तब, बात ये थी कि मर्द है वही लड़ेगा, लड़ाइयों में जाएगा, जितने भी डिफ़िकल्ट काम होंगे सोसाइटी के वो मर्द करे, फिर वो चाहे जान देना हो देश के लिए या अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना हो या कमा के लाना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक तरह का सेड अनसेड, मान लीजिए कि उस समय का ये एक वे ऑफ लाइफ था। जब वे ऑफ लाइफ था तो जाहिर बात है कि जिसका, तो उस वे में देखा जाता था कि पुरुष का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये नहीं कह सकते कि सब कुछ वही करता था, क्योंकि नरिशमेंट जो है जो फीमेल थी घर की वो सब चीज़ें करती थी। व्हाट आई फील इज़ कि आई थिंक दिस हैज़ बीन कैरिड ऑन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ
थोड़ा थोड़ा जेंडर रोल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, बहुत फ्लूइड हो गए हैं इस समय। जेंडर फ्लूइड कि अब वही बात है कि अगर दो, अभी मेरी वाइफ भी काम कर रही है, ठीक है, वो भी कमा रही है, वो इंडिपेंडेंट है, वो मेरे कमा के लाऊंगा घर पे, इस बात से बहुत फर्क पड़ता नहीं है, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को इससे तकलीफ है कि दो महिलाएं शादी कर लेंगी या दो पुरुष शादी कर लेंगे, तो उसमें महानता किसको दिखाई जाएगी फिर? जो पुरुष को मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब जो दो पुरुष शादी कर रहे हैं वो वंश कैसे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। और दो महिला शादी करें, वंश कैसे बढ़ाएंगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि जो हेटेरोसेक्सुअल कपल है उनमें भी काफ़ी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे ही नहीं होते। तो वो कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि बच्चे हो जाएं? या तो वो मेडिकल साइंस को यूज़ करेंगे कि भाई IVF कर सकते हैं, या और भी सारी चीज़ें होती हैं, कर सकते हैं जी। तो क्या वो जो दो बंदे हैं या जो दो बंदियां हैं, लेस्बियन गे हैं, क्या वो मेडिकल साइंस यूज़ नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों के लिए। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, और शायद ये हो भी रहा है। तो फिर ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि वो एक परिवार बनाने लायक नहीं है, जो कि हमारा संविधान ये कह रहा है। अगर हम साइंस को थोड़ा सा अलग कर दें, हालांकि आई गेट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड कि लाइक अब चीज़ें ऐसी हैं, और शायद यही रीज़न है कि अब लोगों के लिए इट इज़ अ वे ईजियर फॉर पीपल कि जहाँ पे आप सेक्स असाइनमेंट सर्जरीज हैं, जहाँ पे आपके IVF जैसी सुविधाएं हैं। हालांकि लीगली देयर इज द स्ट्रगल ऑल्सो। कृतिवासरा रामायण में, मैं यहाँ पे मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ दो महिलाओं की बात हुई है। कृतिवासरा रामायण में एक रानी ने अपनी दासी के साथ लव किया, और उस लव के साथ उनका एक बेबी प्रोड्यूस हुआ जो कि बोनलेस था। बेबी प्रोड्यूस हुआ जो कि बोनलेस था। वो लेस्बियन लव स्टोरी है, क्वीर लव स्टोरी है सनातन धर्म में एक। ये आई थिंक फिगरेटिवली अगर इस बात को इंटरप्रेट करें कैसे चीज़ें, क्योंकि बोनलेस हुआ, ये सब चीज़ें, दिस ऑल इज लाइक वेयर इज इट गोइंग, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि साइंस इस बात को बिल्कुल ऐसे समझता है कि भाई XY और XX क्रोमोसोम्स, दैट इज हाउ यू प्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। तो ये इस कहानी को आप कैसे देखते हो? मतलब अब मैं इस कहानी के अंदर घुसूंगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में जाऊंगा, तो शायद मुझे लगेगा ये कहानी बहुत ही अजीब ही है, ये तो है ना। हाँ, बट इसका शायद फिगरेटिवली कुछ और मतलब हो। यस, शायद उस समय कोई IVF की प्रक्रिया हो, शायद उस समय में कोई स्पर्म इजेक्ट करने की प्रक्रिया हो कि भाई दो औरतें रह रही हैं, उनके राजा नहीं है बट उनको बेबी चाहिए, अब वो किसी के पास गई, उन्हें स्पर्म बैंक से स्पर्म लिया और इजेक्ट कर दिया, वो प्रेग्नेंट हो गई, शायद ऐसा हो। हाँ, मैं इस चीज़ को कभी नहीं नकारूंगा कि बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। एक स्त्री पुरुष के बिना, बिल्कुल जैसे एग की है वैसे स्पर्म। एग्जैक्टली, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफ़ी सारी है। जैसे आज अगर कोई मेल बाप नहीं बन सकता तो उसकी वाइफ किसी और का स्पर्म ले सकती है स्पर्म बैंक से, जो कि आज हो रहा है जी, हो रहा है ना। तो ऐसे ही दो बंदे या दो बंदी या कोई भी LGBT कम्युनिटी का बंदा हो जो फैमिली बनाना चाहता हो, उसके लिए बच्चा पैदा करना बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं है। कि जो लोग कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग आते हैं कहते हैं ये बच्चा पैदा कैसे करेंगे, तो भाइयों बच्चा पैदा करना इतना कठिन है ही नहीं आज के समय में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैरिज हमें मैरिज का जो लीगल राइट हमें नहीं मिल रहा है कि ये उसमें नहीं आते हैं, उस क्या कहते हैं उसको, फ्रेम में नहीं आते हैं, ये पुरुष है और ये वंश बढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को मैरिज राइट मिलना चाहिए, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल हो, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गे हो, चाहे वो ट्रांस हो। इससे उनकी फैमिली वो कैसे चलाएंगे ये अब उनके ऊपर है, बच्चा कैसे करेंगे उनके ऊपर है। ये इसकी परवाह समाज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। आप कमेंट सेक्शन में आके ये नहीं बोल सकते कि तुम बच्चा पैदा कैसे करते हो, तुम सेक्स कैसे करते हो, ये उनकी बेडरूम स्टोरीज हैं, उन्हीं तक रहने दो। आई थिंक राइट टू प्राइवेसी तो डेफिनेटली एग्जैक्टली वही उसी चीज का खंडन हो रहा है आज की डेट में। एक चीज और है, जैसे कई बार एक चीज है कि आई थिंक यू नो दिस मे साउंड एज ए क्रिटिसिज्म, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें जो देख रहा हूं मैं उस पर बात कर। देयर आर सम पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ जो कि थोड़ा सा प्रदर्शन भी ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया पे, and that pradarsan sometimes invites a lot of hate or sometimes comments like this. तो लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि शायद वो इतना नीडेड नहीं है। लाइक इफ यू वांट टू कीप इट प्राइवेट देन कीप इट प्राइवेट ना, आप सोशल मीडिया पे लेके क्यों आ रहे हो? ठीक है, अब इस बात पे मैं कहूँगा कि जितने समाज जिम्मेदार है ना उपहास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, उतना कम्युनिटी भी जिम्मेदार है अपना खुद का मजाक उड़ाने के लिए। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिटी हर जगह सही है, सही बात। आपको जब किसी को स्वीकृति दिलानी होती है ना, आपको अपना बेस्ट दिखाना पड़ता है, वर्स्ट नहीं दिखाना पड़ता। आप वर्स्ट दिखाओगे ना, सामने वाला कभी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा, क्योंकि इन आँखों को वही चाहिए जिन आँखों को अच्छा लगता है।
वही चीज़ कम्युनिटी के साथ है। अगर आज एक गे या लेस्बियन कोई ट्रांस सोशल मीडिया पे एक ऐसी रील डालता है जिसमें वो अश्लीलता दिखा रहा है तो उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के वर्स्ट को स्वीकृति तो नहीं देगा। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी को भी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी इतनी अच्छी कि वो अपने अंदर से बेहतर इंसान को निकालें, जिससे कि समाज उनको स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए कि नहीं, मैं इसकी लैंगिकता को नहीं देखूंगा, मैं इसके विचारों को देखूंगा, मैं इसके व्यक्तित्व को देखूंगा और मैं इसको स्वीकार करूंगा। दो बहुत बड़े नाम हैं जो मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट हैं। आई थिंक आपने भी युवल नोआ हरारी, ठीक है, ही इज़ अ प्रोफेसर, राइटर ऑफ सेपियंस, मेरे पास किताब रखी हुई है यहाँ पे। ही इज़ वंडरफुल थिंकर, ही इज़ गे। देवदत्त पटनायक, ही इज़ गे, ही इज़ गे, ही हैज़ रिटन सो मेनी बुक्स, इतना सब कुछ उन्होंने लिखा है, बट वो उसको हमेशा उनके टॉप ऑफ द हेड डिस्कशन नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइव्स। Yes. वो दुनिया को इस कदर बदल रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते विद देयर थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग। एंड दे सेड दिस इज वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ यस, एंड दिस इज प्राइवेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रांसमैन हूँ तो मैं अपने सर पे ताज रख के नहीं घूमूंगा कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मेरी लाइफ में और भी सारी चीज़ें हैं जो मैं करूँगा, और मैं उन चीज़ों को करते समय ये एग्जाम्पल सेट करूँगा कि मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ, मैं कुछ डिफरेंट नहीं हूँ। करेक्ट। जस्ट बिकॉज कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, एलजीबीटी कम्युनिटी से आता हूँ तो मुझे सिंपैथी चाहिए, नो, आई डोंट वांट, आई वांट टू बी नॉर्मलाइज्ड लाइक यू। अगर आप हमको नॉर्मलाइज कर देते तो शायद ये कम्युनिटी ही नहीं होती। सही बात है। आपने हमें डिफरेंट करके कम्युनिटी बना दी, और आज हम उस कम्युनिटी को सिर पे रख के ढो रहे हैं। एक नाम मिल गया एलजीबीटी कम्युनिटी और एक संगठन बन गया इतना बड़ा, क्यों? क्योंकि हम खुद उसको नॉर्मलाइज, मैं खुद चाहता हूँ कि कम्युनिटी नॉर्मलाइज हो, मैं चाहता ही नहीं, मतलब वो डिफरेंशिएशन ही खत्म हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही कर जाएगा। एग्जैक्टली। दुनिया में एक ऐसा भी दिन आए कि को दो बाप अगर बात कर रहे हो और अगर एक बाप से दूसरा बाप पूछे कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, और वो उसने शादी वादी कर ली, तो दूसरा बाप प्राउड से कह सके बिना किसी हेजिटेशन के, यार वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो गे है, वो सेम सेक्स में ही शादी करेगा, और दूसरा बंदा मान भी जाओ कि इट्स ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो ये दिन कब आएगा? जब आपके अंदर वो काबिलियत होगी, आप पूरे दिन अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, अपनी वृत्ति को लोगों के सामने पॉजिटिवली रखेंगे, तब वो दिन आएगा कि स्वीकृति आपको डेफिनेटली मिलेगी। लोग कहते हैं मेरे माँ बाप नहीं मानते, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, श्रवण मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, वो मेरे को डिसोन कर देंगे, मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे, लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है, एक रात में महल नहीं बनता। और जो लोग उम्मीद खो देते हैं ना, वो तो असफल होते ही हैं, लेकिन जो उम्मीद से जीते नहीं होगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ होगा, वो जिंदगी में हमेशा जीतते हैं। ये बहुत सही बात है कि जब आप ये बोलते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, इफ़ गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, इफ दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी, आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक आपने बहुत छोटा नहीं आंक लिया अपने आप को, कि आप सिर्फ अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से अपनी आइडेंटिटी आपने वही बना ली आपकी। I do not say that I am heterosexual. I do not introduce myself as an heterosexual or maybe straight. I say I am a life coach, I am a content creator, I am an author. That is what my identity is. उसमें क्या है कि अभी आपने बोला, मैं ये नहीं कहता I am heterosexual। हमको क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हमें कोई इंसान से ही नहीं ना आंक रहा। Okay. अब कोई गे है और किसी को पता चल जाए वो गे, उसका मजाक उड़ाने लगेगा कि भाई तू गे है, तू तो लड़कियों की तरह रहता है। अब उस बंदे को कितना संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि वो गे है, उसको छुपा के नहीं रख सकता। And I think by looks, by nature भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, और शायद इसलिए भी वो चीज़ एट द टॉप ऑफ द हेड, मतलब दिस इज समथिंग दैट फर्स्ट थिंग जो लोग नोटिस करते हैं। हाँ, करते हैं। अगर मैंने अभी बोला ना, then you become different ना, and different अभी is हम already नॉर्मलाइज noticed. नहीं है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि हम ट्रांस हैं, हम गे हैं, लेस्बियन हैं। लेकिन जिस दिन हम नॉर्मलाइज हो जाएंगे उस दिन शायद हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। उस दिन हमें ये बोलना पड़े कि मैं विश्वनाथ हूँ, मैं तीव्रा हूँ, या मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हूँ, या हमें बोलना क्यों पड़ता है कि हम ट्रांस हैं? हमें बोलना क्यों पड़ता है कि हम कुछ हैं, हम गे हैं, लेस्बियन हैं? क्योंकि हम नॉर्मलाइज नहीं हैं। हमको एक अलग रख दिया, समाज से अलग दिखा दिया कि ये तो अलग ही है। क्यों? 2 आँख हैं हमारी, 1 नाक है, 2 कान हैं, हम मुंह से ही खाते हैं, है ना? आपने हमें अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे झुकाव अलग है ना?
हमारी थोड़ी सी क्या कहेंगे हम, थोड़ा अलग लहजा ढंग से अलग है, लहजा तरीका। अलग है, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। तो बस इतना है कि जितना समाज कोशिश कर रहा है हमें समझने की, उतना LGBT कम्युनिटी को भी समझना चाहिए कि जो लोग हमें समझ रहे हैं, हम उनको देखते हुए अपने आप व्यक्तित्व को इतना अच्छा बना लें कि सामने वाला विवश हो जाए हमें स्वीकार करने के लिए। नहीं भाई, लैंगिकता छोड़ो, बंदा अच्छा है, इसको अपनाओ। उसको इसलिए मत अपनाओ कि वो गे है, उसको इसलिए अपना, आपको इसलिए कोई अपनाए ना कि आप गे हो या लेस्बियन हो, आपको इसलिए कोई अपनाए क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हो और अपने क्षेत्र में आप बहुत अच्छा नाम कर रहे हो और 4 लोगों की मदद कर रहे हो। सोशल मीडिया पर रील सभी लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले कम्युनिटी बनाती है या हेटेरोसेक्सुअल बनाते हैं, सभी बनाते हैं। कुछ बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कुछ बहुत वर्स्ट कंटेंट बनाते हैं। जो अच्छा बनाते हैं लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे गे हैं, बहुत सारे लेस्बियंस हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मजाल है कि उनके कमेंट सेक्शन में कोई गलत बोल जाए। ये मतलब आप बोलो, मतलब ये आपने भी देखा ही होगा कि, लेकिन वहीं अगर कोई अश्लील कंटेंट बनाएगा तो लोग बोलने से भी नहीं चूकते। वो तो कोई भी स्क्रूटनाइज होगा ना, उसके लिए तो चाहे कोई स्ट्रेट हो नहीं हो, उसकी सेक्सुअलिटी उसने बहुत विजिबली बताई हो कि नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके भाई वो कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो क्रिटिसिज्म है दैट इज नॉट ऑन द आइडेंटिटी, इट इज ऑन द काइंड ऑफ रील्स और कंटेंट आप बना रहे हो, उसका क्रिटिसिज्म है। देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कम्युनिटी। आई हैव अ फ्रेंड हु गेव मी दिस डेटा जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसने कहा कि बहुत सारे, मतलब आउट ऑफ ऑल दी HIV केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केसेस LGBTQ कम्युनिटी से। या दिस इज़ ट्रू। कारण उसका ये है कि बहुत सारी जो ग्राइंडर हैं, आपने सुना होगा, ग्राइंडर ऐप होते हैं जो गे ऐप होते हैं, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखी गई हैं कि इनमें हेटेरोसेक्सुअल लोग गे बन के प्रोफाइल्स बनाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करते हैं उनके साथ, गेस के साथ। और काफ़ी सारे गे इसलिए उनको HIV हो जाता है और आपस में भी गे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं बिना प्रोटेक्शन के और उनको हो जाता है HIV। तो ये चीज़ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मतलब इवन ट्रांस कल्चर में भी आप देखेंगे, ट्रांसजेंडर में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि काफ़ी सारे लोग HIV पॉजिटिव हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि हम जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राइंडर ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो लोग सेक्स करते हैं वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये इसके लिए बहुत अच्छे लेवल पर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। लोगों को खुद भी तो रियलाइज़ करना चाहिए। आज हम 2025 में बैठकर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए, सो इट इज़ अ बिट ऑफ शेम ऑल्सो कि एज एन एडल्ट आपको ये पता ही होना चाहिए कि आप जिससे आप मिले। बड़ी मूर्खता करते हैं कि उनको, आई डोंट नो क्यों, मैं तो हेटेरोसेक्सुअल लोगों से भी यही कहता हूँ कि भाई प्रोटेक्शन यूज़ करो। मैं गे कम्युनिटी को भी बोलता हूँ प्रोटेक्शन यूज़ करो, मैं ट्रांस को भी बोलता हूँ प्रोटेक्शन यूज़ करो। आप क्यों नहीं करते हो? इतना आप तो क्यों नहीं करते हैं लोग? आई डोंट नो, मतलब उनका कोई रीज़न ही नहीं है। तो मतलब ऐसे ही। हाँ, अब जैसे कि आपने काफ़ी सारा, मैंने एक अभी पॉडकास्ट सुना था जिसमें जो जेल्स होती हैं उसमें होमोसेक्सुअलिटी के केस ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आदमी रहते हैं तो वो आदमी के साथ सेक्स हो जाता है और वहाँ पे HIV एड्स फैल गया। ओहो। तो कैसे अब आप ये बताओ, अब वहाँ पे कैदियों की अगर कोई फिजिकल नीड है उनको तो पूरा करना है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि अब आपने वहाँ पे दूसरे दिन कॉन्डम के डब्बे रखवा दिए, उससे होगा क्या? अब वहाँ पे तो कोई गे भी नहीं है श्रवण, फिर भी तो कर रहे हैं ना सेक्स। अब इस चीज़ को आप क्या कहोगे? व्हाट डज इट टेल यू? क्या इससे क्या समझ में आता है? मेरे भी कुछ समझ नहीं आया कि वो ये कहते हैं कि अगर 2 मर्द साथ में रहते हैं तो वो होमोसेक्सुअल हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है अगर कोई स्ट्रेट व्यक्ति किसी गे के साथ सेक्स कर रहा है तो वो गे बन जाएगा? और अगर वो गे नहीं है तो फिर वो सेक्स कैसे कर रहा है गे के साथ? मतलब लोगों के, ये मेरी सोच से परे है। यहाँ दो तरीके की बातें हैं और सबसे ज़्यादा क्राइम आज की डेट में ग्राइंडर ऐप से हो रहे हैं। जो गे ऐप, क्राइम जैसे कि जो स्ट्रेट लोग होते हैं वो गे बन के अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और गे लोगों के साथ सेक्स करते हैं और उनको बुला के कभी कभी, दे आर नॉट स्ट्रेट, तभी तो कर रहे होंगे। और क्या? दे आर स्ट्रेट। अच्छा, हाँ, वो स्ट्रेट हैं।
वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? और क्राइम भी करते हैं, बुला के कभी कभी रेप कर देते हैं। ओके। हाँ, और फिर HIV एड्स फैलते हैं। मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं। ये मेरा अध्ययन बोलता है, लोगों का अध्ययन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, ये लोगों के ऊपर है। आपका जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं देखता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लोगों को सुनता हूँ, तो मैं ये सब बातें सुनता हूँ कि जेल में कैदी होमोसेक्सुअल हो जाते हैं, जेल में आपस में सेक्स कर लेते हैं, वहाँ पे कॉन्डम रखवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, हैं। और ग्राइंडर ऐप पे भी ये सब क्राइम चल रहे हैं, लोग इस पर बात नहीं करते हैं। बहुत ही विचित्र बात है ये। मतलब कम्युनिटी में भी इतना क्राइम है। आप मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही क्राइम है, बहुत अनदर लेवल का क्राइम है। आई डोंट नो क्या हो क्या रहा है। लोग सेक्सुअलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली, सेक्सुअलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कारण ये है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर सड़क पे चल रहा है, अगर आप उसका रेप कर दोगे और अगर वो ट्रांसजेंडर पुलिस स्टेशन में जाएगा तो उसकी रिपोर्ट कोई लिखता नहीं, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो मतलब क्राइम तो क्राइम है ना, लेकिन नहीं मानते। हमारे खुद के शहर में ऐसा होता है। और रेप करने वाले कम्युनिटी के नहीं होते, हेटेरोसेक्सुअल्स ही होते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह, ज़्यादातर हेटेरोसेक्सुअल्स होते हैं। काफ़ी सारे ट्रांस वुमेन्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, जो मुझसे मिलती हैं, जो मुझसे बात करती हैं। अब आप समाज का ये रूप भी देखो। मतलब क्या, कौन लोग हो सकते हैं ये? अच्छे खासे लोग होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कोई सड़क छाप रेप कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया, उन्होंने ज़बरदस्ती रख लिया, रेप कर दिया। अगर वो पुलिस स्टेशन जाती भी है, काफ़ी सारे इंडिया में काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर्स के रेप होते हैं, बट उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ऊपर से उनको मारा जाता है पुलिस स्टेशन में। कहाँ से आ गया छक्का साला तू, जा यहाँ से। इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तुम लोग तो होते ही इसलिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। क्यों? तुम उसी को अर्धनारीश्वर की तरह पूछते हो। शिव और शक्ति को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हैं हमारे यहाँ, जिनका अखाड़ा बना है कुंभ में। एक जगह तुम उनको पूजने जाते हो, उनके पैर छूते हो, उनसे बधाइयाँ लेते हो, और एक जगह उनकी हालत ये है। ट्रेन में जब वो पैसे मांगने जाते हो तो उनको मारा जाता है। मैं मानता हूँ कि उनका बात करने का लहजा गलत है, कुछ उनको भी सीखना चाहिए, वो भी गाली दे देते हैं, लेकिन आप किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकते, आप मार नहीं सकते। यार हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमें तो ये सब पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, नालसा जजमेंट आया 2014 में, जिसमें थर्ड जेंडर को प्राथमिकता मिली। उसके बाद 2019 में ट्रांस एक्ट आया, जिसमें ट्रांस के लिए वेलफेयर, उनकी राइट्स के लिए बात की गई। जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जितने भी LGBT कम्युनिटी के हैं, मैं आपको बस इतना कहूँगा, अपने राइट्स को पहचानिए, आगे बढ़िए, जितना हो सके अपने आप पे काम करिए, पढ़िए, अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाइए। आप जितना शिक्षा पालेंगे, आप उतना आगे बढ़ जाएंगे। और ट्रांसजेंडर्स को तो मैं सही सलाह यही दूंगा कि मैं मानता हूँ टोली बधाई में जाते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं, वो एक उनका एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, बहुत ही रेपुटेटिव चीज़ है वो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो ट्रांस ऐसे हैं, जो अभी आ रहे हैं, नए नए ट्रांस वुमेन्स हैं या जो इंटरसेक्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको पूरी की पूरी बधाइयाँ दूंगा कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, आप अपने राइट्स को जानिए, अपनी राइट्स के लिए लड़िए और अपने आप को साबित करिए। क्योंकि जो जज बन रहे हैं, पायलट्स बन रहे हैं आजकल ट्रांसजेंडर्स, हमारे यहाँ जज हैं ट्रांसजेंडर्स, पायलट हैं, और काफ़ी सारे लॉयर हैं, ADPOs हैं, जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए जीवन में। वो भी चाहते तो सड़क पे, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है, उनको आगे बढ़ना है। हाँ, उनको प्रिविलेज है, उनको सपोर्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि जिन पे सपोर्ट नहीं होता उनको भीख मांगनी पड़ती है। तो ये कम्युनिटी का भी एक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको एजुकेट करें। कम्युनिटी काम कर रही है, काफ़ी सारे ट्रांस कम्युनिटीज़ के NGOs हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख के आपको रीच आउट करना चाहे तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। क्रिस्टल क्वेयर फाउंडेशन करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम फ्री सेंसिटाइजेशन भी करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, LGBT कम्युनिटीज़ के लिए हम अवेयर करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं है। आप बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं जितनी जानकारी होगी बच्चों को उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं पता बच्चे
किस ओरिएंटेशन में हैं, बच्चे क्या फील कर रहे हैं, बच्चे कोई बुलिंग होती है स्कूल में, मेरी बुलिंग हुई है इतनी स्कूल में, मतलब मेरी बुलिंग तो कॉलेज तक में हुई है, मतलब इतने बड़े बड़े टीचर्स ने मेरी को गलत तरीके से बोला है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे क्या? जैसे क्लास में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो तू तो लेस्बियन है, तू तो मानसिक बीमारी है तुझे, तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल, बिकॉज यू वर क्रॉस ड्रेसिंग, या आई एम अ क्रॉस ड्रेसर, एंड उनको ये फील होता था कि मैं लेस्बियन हूँ क्योंकि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड रहा हूँ हमेशा से, तो उनको ये लगता था। फिर सड़क पे चलो तो जब लोगों को पता चल जाता है कि आई एम लिटिल बिट डिफरेंट उनके लिए, तो हिजड़ा छक्का ऐसी बातें करना, क्योंकि हम क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ होती है, और अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। बट अगर मैं ये सब देखूँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा? कदम कदम पे संघर्ष है, संघर्ष को देख के रुक गया तो फिर जीवन कैसे जीऊँगा? तो इतनी सी बात है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दें। आपका बच्चा दूसरे के पास जाए अपनी बात कहने, उससे पहले आपसे कहे। ब्यूटीफुल। और दूसरे के साथ जब वो बात शेयर करेगा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं ये आपको सच बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में या तो दोस्तों से शेयर कर देते हैं या किसी बाहर के व्यक्ति के साथ शेयर कर देते हैं, और फिर उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और माँ बाप से नहीं करते। अपने बच्चों से इतना प्यारा बॉन्ड बनाइए कि बच्चे आपसे आके बोलें कि मम्मी मेरे साथ ऐसा है, पापा मेरे साथ ऐसा है। उनकी लाइफ को बचा लीजिए, क्योंकि आप ही उनके भगवान हैं और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। कल को आपका बच्चा सुसाइड करे इसीलिए क्योंकि उसकी लैंगिकता अलग है सिर्फ, और अगर वो थोड़ा सा अलग दिखता है, अलग चलता है, अलग कपड़े पहनता है, ये बहुत मूर्खता वाला विषय होगा कि कोई इसीलिए अपनी जान दे रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ बहुत प्रीशियस है, चाहे वो मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे वो एक पेट की क्यों ना हो, चाहे वो एक जानवर की क्यों ना हो। लाइफ बहुत प्रीशियस है और ज़िंदगी एक बार मिलती है। किसी को भी 2 मौके ना दो कि वो खुद को समझे। आप अपने आप को स्वीकार करें और उसको स्वीकार करें जो इस जद्दोजहद में जी रहा है कि वो गे है या लेस्बियन है। कल को ऐसा ना हो कि आपकी इतनी छोटी मानसिकता के कारण किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। ये चीज़ है। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये सब एक सेक्सुअलिटी है। हम इंसान होके इंसानियत को साबित कर सकते हैं स्वीकृति देकर। फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या होप है विद योर कम्युनिटी, विद सोसाइटी? मैं ये चाहता हूँ इन रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, इन रिस्पेक्ट टू योर कम्युनिटी, व्हाट इज योर होप? मैं ये चाहता हूँ कम्युनिटी में कभी भी किसी को मानसिक प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना इतनी खतरनाक होती है। मतलब इंसान को आप जीने ना दो, एक पिंजरे में बंद कर दो और फिर उससे बोलो कि तू सपने देख। एक पिंजरे में बंद करके कोई सपने कैसे देखेगा? तो मतलब मेरा बस इतना है कि आप किसी भी बच्चे को मतलब इतना भी टीज ना करें कि तू ऐसा है, तू लड़कियों जैसा है, या कोई लड़की है तो तू लड़कों जैसी है, लड़कियों की तरह रहे, मत करो। मेरी आपसे बस यही होप है, अपने बच्चे को समझो, उनको किसी गलत रास्ते पर जाने से बचाओ, उनकी सेक्सुअलिटी को अपनाओ, उनकी जेंडर आइडेंटिटी को अपनाओ, वो जैसे हैं उन्हें वैसे जीने दो। अगर वो जेंडर डिसफोरिया के शिकार हैं तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से। अगर उनकी सर्जरी है तो एक अच्छे टाइम पे उनकी सर्जरीज करा सकते हो आप उनको अपनाओ। और कम्युनिटी से मेरी इतनी सी उम्मीद है कि भाइयों, तुम अगर LGBT कम्युनिटी से हो ना, तो तुम इस ज़िंदगी को इतने अच्छे से जियो और अपने सारे सपने साकार करो, चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन मरते वक्त तुमको ये दिल में ग्रज नहीं होना चाहिए, या ये दिल में बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी सेक्सुअलिटी छुपा के जिया। सेक्सुअलिटी को छुपाना नहीं है, तुम जो हो वो दिखा के जीना है। छुपा के जिए तो क्या जिए, तुम जो हो, जैसा तुम्हें ईश्वर ने बनाया है तुम वैसे ही जियोगे। बस मेरी इतनी सी होप है सबसे। Beautiful, yeah. The only reason I wanted to do this podcast with you is that maybe मैं कहीं फील करता हूँ कि आप मेरे थ्रू, मतलब while educating me about, while sensitizing me, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए कि what is the ideal of LGBTQ community, because जो हम नहीं जानते उसको हम बहुत जल्दी इग्नोर मार देते हैं, उसको बहुत जल्दी
अपने रास्ते से हटा देते हैं कि यार ये हमारे मतलब का नहीं है. बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज डायलॉग्स. सो विश्वनाथ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें ये पॉडकास्ट. ग्वालियर ही नहीं, जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचे. और लोग, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों की चीज़ों, आज मैं हूँ, आज इतना बड़ा हो गया 30 साल का, मैं भी तो कभी बच्चा था. अगर मेरे स्कूल में सेक्स एजुकेशन होती और मेरे माँ बाप मुझे पहले से बताते तो शायद मुझे 30 साल नहीं लगते खुद को अपनाने में. शायद मैं अपने आप को 12 साल में अपना लेता, 13 साल में अपना लेता, है ना. और मेरे जो लाइफ में जो मैं पीछे बॉयकॉट मिला है मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रांजिशन, लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दी, लोगों ने मुझे कोचिंग क्लासेस से निकाल दिया, ये सब किसी बच्चे को ना झेलना पड़े. क्योंकि लाइफ में जब आपके सपने टूटते हैं ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी जेंडर आइडेंटिटी ऐसी, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. मतलब आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके आड़े आ रही है, बीच में आ रही है. लोग आपको इसलिए निकाल रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट से क्योंकि आप लेस्बियन हो. ये बहुत ही स्टुपिडिटी है. और शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं. नहीं बता पाते. कुछ लोग शादी कर लेते हैं. मतलब मैं काफ़ी सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि 55 40 साल की औरतें हैं जो लेस्बियन हैं, जिनके बच्चे हो गए. अब वो अपने पति से दूर भागना चाहती हैं क्योंकि वो 50 साल तक बोल ही नहीं पाएंगी वो लेस्बियन है. वो रोज़ उनका मैरिटल रेप होता था. जो गे हैं जिन्होंने अपने पिताजी की उसमें आके, डर में आके शादी कर ली बीवी से कि भाई अब बीवी के साथ रह नहीं पा रहे, बाहर उनके अफेयर हैं सेम सेक्स में, अब उनको बाहर जाना है, उनको बीवी को डाइवोर्स देना है. हम शादी के पहले भी लोगों से पूछें. जैसे कोई शादी नहीं कर रहा तो अपन उनसे पूछते ही नहीं कि भाई क्यों शादी नहीं कर रहे. उनसे पूछो इसमें कि भाई कोई और बात है क्या, तुम गे हो या कोई और सेक्सुअलिटी है तुम्हारी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चीज़ भी नहीं टिकेगी तो कोई पॉइंट भी नहीं रहा. यू आर ब्रेकिंग सो मेनी अदर पीपल्स प्रेमानंद लाइफ महाराज जी ने आल्सो. यही तो बोला उस व्यक्ति को कि तुम अपने माँ बाप को बता दो बट किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करो. और यही मैं सबको बोलूँगा, अरे बता दो भाई, किसी की लाइफ ख़राब मत करोगे. तो काफ़ी सारे लोग, अभी एक केस आया है जिसने एक लड़की ये बोल रही है कि मेरा पति गे है, तो उसकी कमेंट सेक्शन, पहलवान है. हाँ शायद वो होगा, इतने साल बाद उसे पता चला या उसने इतने साल बाद बताया, तो एक्सेप्ट कर लो ना उसे, क्या दिक्कत है. देर से ही सही उसने बताया तो तुम जिंदा तो हो दोनों, और वो मर जाता या तुम मर जाती तो फिर जिंदगी तो बचा ली उसने. खैर वो जो भी है, वो जो भी केस है, मेरा बस इतना मुद्दा है कि हम अपने बच्चों से पूछें. हम अपने बच्चों के, हम माँ बाप से बड़ा दोस्त बच्चों का कोई हो ही नहीं सकता. कोई नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि मदर फादर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी चाइल्ड. और मैं खुद एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. मैं बस इतना कहूँगा कि ईश्वर कभी किसी को डिसोन नहीं करता. भगवान ने हमें बनाया है और उसने हमें हमेशा स्वीकार किया है और वो हमेशा स्वीकार करेगा. इसलिए आप ईश्वर की नज़र में कभी भी पाप नहीं हो. चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, कोई भी ईश्वर किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं क्योंकि तुम ऐसे हो. अगर वो ऐसा लिखा है तो फिर वो ईश्वर नहीं है, तो फिर वो शास्त्र नहीं है. क्योंकि भगवान अपने सारे बच्चों से प्यार करता है और सबको अपनाता है. वो जज ही नहीं करता यार, वो भगवान, इसीलिए तो भगवान है. उस दुनिया का सबसे बेहतरीन एक एहसास ईश्वर से ही है हमारा. तुम गे हो, लेस्बियन हो, तुम गेट के बाहर हो, तुम सबसे पहले उसके बच्चे हो. बस बात खत्म. छोटी सी बात है. ब्यूटीफुल मैन, थैंक यू सो मच. थैंक यू.